हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी डेली करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ और अपनी और भी ज्यादा मजबूत कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। दोस्तों डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी हम लोग यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आएंगे और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके भी कंटेंट आप लोग को मिले तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर आप लोग विजिट करिए, वहां पर आपको सभी चीजें बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पर। What amount of money has been allocated by Finance Minister of India under the 4th economic package? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पूछ रहा है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पर नाम आप लोग को एक तो जानना होगा, दैट इज निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी ने अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर क्या किया है, 4th इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है दोस्तों। तो उसमें कितने रुपए यहाँ पर अलॉट किए गए हैं ये बात आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शंस है 2.50 लाख करोड़, 2.65 लाख करोड़, 2.70 लाख करोड़, 2.75 लाख करोड़। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग को हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका 2.65 लाख करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये पूरा पैकेज जो है वो आपका 2.65 लाख करोड़ का है, जो कि एलोकेट किया गया हुआ है किसके द्वारा, तो ये किया गया है आप लोगों का निर्मला सीतारमन जी किस द्वारा। और ये जो दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ था ये पैकेज, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका नवंबर 12, 2020 को। ठीक है, तो नवंबर 12, 2020 को इन लोगों ने क्या किया था, डिसाइड किया था किसके अंडर, तो इन्होंने डिसाइड किया था आपका आत्मनिर्भर भारत के अंदर, अंडर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, ये बात एक तो आप लोगों को यहाँ पर जानने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूरी डिटेलिंग लेंगे कि इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि मिशन कोविड सुरक्षा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये मिशन कोविड सुरक्षा है क्या, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली मिशन कोविड सुरक्षा को दोस्तों लॉन्च किया है टू डेवलप द वैक्सीन। किसके लिए, इनके पीछे का मोटिव क्या है, एम क्या है, टू डेवलप द वैक्सीन फॉर ऑनगोइंग पैंडेमिक दैट इज कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 के लिए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए बेसिकली यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और जो निर्मला सीतारमन जी ने 2.65 लाख करोड़ का जो 4th प्लान यहाँ पर दिया है, जिसमें 2.65 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए, 6 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए गए, उसमें से दोस्तों 900 करोड़ रुपए इस अभियान के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो 900 करोड़ रुपए जो यहाँ पर डाले जाएंगे वो आपके मिशन कोविड सुरक्षा के लिए यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी हो। अब ये पैसा दिया किसको गया है, तो ये पैसा दिया गया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास ये पैसा गया है दोस्तों, ताकि वो लोग क्या कर सके, कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड मिशन कोविड सुरक्षा टू हेल्प एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ approximately 5-6 vaccine candidates and ensure that these are brought closer to the licensure and introduction in the market। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पूरी विश्व में जो ये जो महामारी फैली हुई है, इसको लेकर अब सारे लोग दवाई बनाने में जुटे हैं और इंडिया भी क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ऐसी दवाई बनाए जिसको जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिले और उसको
इंट्रोड्यूस भी कर सके कहां पर, मार्केट में। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेड ऑन वेडनेसडे द मिशन envisages COVID-19 vaccine development with end-to-end focus from preclinical through clinical development and manufacturing and regulatory facilitation. The DBT said earlier this month the government has announced a package of 900 crores for vaccines, right? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वैक्सीन होंगे वो to establish the clinical trials to strengthen the existing immunogenicity laboratories। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को जो ध्यान है कि जो मिशन कोविड सुरक्षा है इसके पीछे के जो मेन हमारे एम्स है वो क्या क्या है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टू स्ट्रेंथन द सुटेबल फैसिलिटीज फॉर एनिमल स्टडीज, टू एस्टैब्लिश क्लिनिकल साइट्स, टू सपोर्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेनिंग, रेगुलेटरी मिशंस, एक्रेडिटेशंस, एक्सटर्नल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को क्या करनी होगी, थोड़ी थोड़ी सी दोस्तों ध्यान रखनी पड़ेगी। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रहेगा वो यही रहेगा कि मिशन कोविड सुरक्षा पहली बात तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और कितने रुपए इसमें एलोकेट किए गए हैं, तो 900 करोड़ रुपए यहाँ पर एलोकेट यहाँ पर किए गए हैं दोस्तों। किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, अंडर द 4th इकोनॉमिक पैकेज, जो कि टोटल पैकेज कितने का है, 2.65 लाख करोड़ का है, और यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किए गए वो 900 करोड़ रुपीस है दोस्तों, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड फर्स्ट डोमेस्टिकली न्यूक्लियर रिएक्टर। तो दोस्तों अभी रिसेंटली में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपनी पहली डोमेस्टिकल न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या किया है, लॉन्च किया है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, रिसेंटली हैज पावर्ड हुआलोंग वन इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन फ्राइडे। As part of its efforts aimed in the making Beijing less dependent on Western allies for energy security and critical technology under Made in India 2025 plan, Made in China 2025 plan। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया, चाइना के द्वारा एक न्यूक्लियर पावर सेक्टर में एक नई बोलूं तो मैं इंट्रोडक्शन हुआ है किसका, आप लोगों का सेल्फ मेड न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। तो इसका जो नाम दिया गया है वो क्या है, तो ये है आपका हुआलोंग, ये बात ध्यान रखना। और साथ ही साथ ये लोग बोलेंगे, ये लोग चाहते हैं कि इन्हें किसी भी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मेड इन चाइना प्लान 2025 लॉन्च किया गया दोस्तों। तो ये जो आप लोग का रिएक्टर बनाया गया है ये 10 मिलियन किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, एंड कैन कट कार्बन एमिशंस ऑफ 8.16 मिलियन टन्स। Nuclear plant supplies less than 5% of China's annual electricity needs in 2019, according to the National Energy Administration, but this share is expected to grow as it attempts to become carbon neutral by 2060. It is the world's first pilot project to use China's indigenous third generation nuclear power technology, Hualong-1, also known as HPR-1000, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना होगा आपको ये रखना होगा कि चाइना जो है कंट्री, उसने अपना पहला सेल्फ मेड या फिर डोमेस्टिकली मेड न्यूक्लियर रिएक्टर क्या किया है, लॉन्च किया है दोस्तों। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। साथ ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, किरण महेश्वरी एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो आप लोग को बताना है कि किरण महेश्वरी है दोस्तों कौन सी फील्ड से बिलोंग करती है। यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के पास, एक्टर, डांसर, ब्लॉगर, पॉलिटिशियन। Here the correct option will be option number D, that is politician। तो दोस्तों यहाँ पर किरण महेश्वरी का क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है, डिमाइस हो चुका है। ऑर्बिचरी आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एक ना एक क्वेश्चन आप लोग की ऑर्बिचरी पे हमेशा देखा गया है दोस्तों। साथ ही साथ मैं बता दूं आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है या फिर उसका जो मैं बोलूं आने के तरीके हैं क्वेश्चंस की, वो आपके करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा क्या देते हैं, वेटेज देते हैं। अगर आप लोगों के करंट अफेयर्स आप लोग के टिप्स पर नहीं होंगे तो दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फेस कर सकते हो। तो जनरल अवेयरनेस को अपने कमांड बैठाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करंट अफेयर्स पे आप लोगों का जो
कमांड है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। साथ ही साथ जब भी आपका एग्जाम होता है उससे 6 से 8 मंथ से पहले, मतलब 6 से 8 महीने के पहले करंट अफेयर्स आप लोगों को यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे और इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको सारी डिटेलिंग मिलती रहेगी डेली टू डेली बेसिस पे। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं किरण माहेश्वरी जो कि कौन है, आपकी बीजेपी की एमएलए है। उनका डेथ हो चुका है आफ्टर शी टेस्टेड पॉजिटिव इन कोविड-19। तो बीजेपी लीडर एमएलए फ्रॉम राजसमंद in Rajasthan, Kiran Maheshwari, who had tested positive for coronavirus, died at a hospital in Gurgaon when she was the age of 59. Maheshwari, a three-time MLA and undergoing treatment of Medanta Hospital from the past few days, she passed away late Saturday night. Lok Sabha Speaker Om Birla, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, Assembly Speaker CP Joshi, BJP State President Satish Poonia and other leaders condoled her demise. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये ध्यान रखना होगा क्या कि किन लोगों ने यहाँ पर इनकी क्या की है, कॉन्सोलेशन दी है, कंडोलेंस दी है किनकी, इनकी डेथ पे। तो ये बात भी आप लोग इधर पढ़ सकते हो, डिटेलिंग आप लोग को मिल गई है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि किरण माहेश्वरी कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये राजस्थान की क्या थी दोस्तों, आपकी एमएलए रह चुकी है बीजेपी में। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के दोस्तों आप लोगों के चेयरमैन कौन है, ये बात आप लोग को इधर बतानी होगी। तो यहाँ पर जो आप लोग के पास ऑप्शंस है दोस्तों वो है डॉक्टर किरण पांड्या, डॉक्टर गुरुचरण मन्ना, प्रवीण श्रीवास्तव, प्रोफेसर बिमल कुमार रॉय। Here the correct option will be option number D, that is प्रोफेसर बिमल कुमार रॉय आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेयरमैन हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग को पहले तो मैं बता दूं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों जितनी भी जीडीपी या फिर जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सब का जो भी सर्वेज होते हैं ये इस बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट निकलती है हर, मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो जीडीपी रेट निकलती है कि इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है, तो ये सब आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बॉडी के अंडर निकलती है। पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में भी हम लोग। तो इंडिया की जो जीडीपी है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है 7.5% से इन सितंबर क्वार्टर में। ठीक है, तो ये बात आप लोग एक तो पहली बात यहाँ पर ध्यान रखोगे, ये चीज आप लोग के जानने की होगी दोस्तों। साथ ही साथ मुझे आप लोग को बताना है कि जो एनएसओ है ये रिलीज करता है एस्टिमेट्स इसके आपके जीडीपी के। ठीक है, तो यहाँ पर जीडीपी के जो रिलीज करता है एस्टिमेट्स वो आपके कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपकी क्या, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो बात हम लोग को यहाँ पर जानने की होगी वो ये होगी दोस्तों कि यहाँ पर इस बार 7.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है हमारी जीडीपी ग्रोथ में। तो इंडियन इकोनॉमी हैज ऑफिशियली एंटर्ड अ टेक्निकल रिसेशन विद 2 consecutive quarters ऑफ नेगेटिव ग्रोथ इन जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 जो क्वार्टर थे, ठीक है, दो जो आप लोग के क्वार्टर थे उससे हम लोग को क्या देखने को मिला है। तो 2 क्वार्टर कौन कौन से हो गए दोस्तों, पहला तो क्या हो गया आप लोगों का जुलाई से लेकर सितंबर तक का हो गया, और आप लोग का हो गया अप्रैल मई जून। ठीक है, ये हो गया। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल मई जून और फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 2 क्वार्टर थे दोस्तों इसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो क्या रही है, नेगेटिव में रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो रियल जीडीपी ऑफ सितंबर क्वार्टर contracted to 7.5% year on year on the back of the steep contraction in manufacturing, construction and services. Data released by National Statistical Office showed on November 27, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अच्छा, जो ये 7.5% है दोस्तों, इसको अगर हम लोग रुपीस के मामले में देखें तो ये करीबन आपके होते हैं 33.14 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है ये पूछ लेते हैं। तो कोनार्क क्रॉप्स ऑफ इंडियन आर्मी has launched a 1971 kilometer cycling expedition in Gujarat and dash।
तो ऐसे कौन से दो स्टेट्स है जहां पर रिसेंटली इंडियन आर्मी ने साइकिलिंग एक्सपीडिशन को क्या किया दोस्तों, लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान। तो गुजरात के साथ साथ और ऐसा जो राज्य है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इसकी ले लेते हैं हम लोग डिटेलिंग। तो कोनार्क कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड 1971 किलोमीटर साइकिलिंग एक्सपीडिशन इन गुजरात एंड राजस्थान to commemorate the commencement of Golden Jubilee victory celebrations of Indian Armed Force in the Indo-Pak War in 1971. 1971 kilometers Swarnim Vijay Varsh cyclothon across Gujarat and Rajasthan has been joined by the relay teams of 20 participants, each of the various army formations across the two states. तो यहाँ पर जो आप लोगों के साइकिलिंग एक्सपीडिशन हुई है दोस्तों, तो वो कौन कौन से दो स्टेट में हुई है, ये बात आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। वो है आपका गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। तो लार्सन एंड टोब्रो हेडक्वार्टर्ड एट। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है लार्सन और टोब्रो का आप लोग का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुंबई, राइट। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इससे पहले इसकी मैं और आप लोग को डिटेलिंग दे दूं, एडिशनल चीजें दोस्तों। तो लार्सन ट्यूब्रो जो है आप लोग इसके सीईओ का नाम आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो इसके सीईओ है दोस्तों एसएन सुब्रमण्यम। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे कि इसका फाउंडेशन डेट कौन सी थी। तो वो थी आप लोगों की 7 फरवरी 1938 और हेडक्वार्टर तो हम लोगों ने जैसे पढ़ ही लिया है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, तो डिटेलिंग ले लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर लार्सन एंड टूब्रो L&T हैज बैग्ड ऑर्डर वर्थ over 7,000 crore to construct a part of Mumbai Ahmedabad high speed rail that also known as bullet train project। तो यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, इन लोगों ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए किसको चुना है, तो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर जो है, जिनका पैसा इस पूरे प्रोजेक्ट में 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होगा। द स्कोप ऑफ द ऑर्डर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ वायाडक्ट्स, वन स्टेशन मेजर, रिवर ब्रिजेस, मेंटेनेंस डिपोज एंड अदर ऑक्सिलरी वर्क्स। द approximately 508 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद high speed rail will cover Maharashtra Union Territory of Dadra, Nagar Haveli and Gujarat with 12 stations along the route. Upon completion, the high speed rail will operate at a speed of 320 km per hour, covering the entire distance in approximately 2 hours with limited stop of 3 hours with all the stops। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ये आप लोग के लिए क्या रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो हु वाज द फर्स्ट लीडर फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोगों को बताना है कि जितने भी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फर्स्ट लीडर है जो कि क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे अंडर द भारतीय जनता पार्टी। वल्लभ भाई जावरे भाई पटेल, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, सागरिका घोष। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। बेंगलुरु's बोरिंग मेडिकल कॉलेज नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी। The state government has renamed the Government Medical College and Research Center in the premises of Boring and Lady Curzon Hospital in Bengaluru after former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The medical college will now be called as Shri Atal Bihari Vajpayee Medical College and Research Center, which is going to be important from your exam point of view। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, नोट डाउन करोगे फ्रेंड्स। द मेडिकल कॉलेज इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट, द बोरिंग सिविल हॉस्पिटल फॉर मेन was established in 1867. The institute was named after Louis Bentham Boring and was the chief commissioner of Mysuru and Coorg in 1862 and 70। बात कर लेते हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो ये फर्स्ट लीडर रह चुके हैं हमारे बीजेपी से, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन्होंने जो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभाई है, ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए थे। एक हुए थे आपके 1996 में,
एक हुए थे आप लोग के 1998 में और एक हुए थे आप लोग के 1999 में, ठीक है। सॉरी, ये 1998 से लेकर 1999 के पीरियड में थे यहाँ पर, और उसके बाद इन्होंने फुल मतलब इन्होंने 2 साल ही यहाँ पे किया था, और फिर एक बार फुल टर्म 5 साल के लिए थे आपके 1999 से लेकर 2004 तक। तो ये 3 बार थे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 5 साल के। तो ये 3 टर्म यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अमंग द सेवरल पोर्टफोलियोज जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे ड्यूरिंग दिस पीएम टाइम, तो मोरारजी देसाई का टेन्योर जो रहा था वो दोस्तों 1977 से लेकर 1979 तक रहा था एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच बैंक लॉन्च द एसएमएस पे फंक्शनैलिटी ऑफ ऑन पीओएस टर्मिनल्स। तो दोस्तों आप लोगों को पॉइंट ऑन सेल टर्मिनल में कौन सी ऐसी बैंक है जिसने रिसेंटली एसएमएस पे फंक्शन को क्या किया, लॉन्च किया है। बंधन बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। Here the correct option will be option number B, that is Yes Bank. एडिशनल इन्फो लेनी जरूरी होगी, तो यहाँ पर एमडी सीईओ का नाम आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना होगा, दैट इज प्रशांत कुमार, ठीक है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं फाउंडर की, तो फाउंडर का नेम आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राणा कपूर। काफी सुर्खियों में थे, आप लोग को पता ही होगा इनके बारे में। ये फाउंडेड हुई थी दोस्तों, तो ये फाउंडेड हुई थी आपकी 2004 में, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इसका बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका यहाँ पर कहां पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो प्राइवेट लेंडर यस बैंक लॉन्च्ड एन एसएमएस पे फंक्शनैलिटी ऑन पीओएस टर्मिनल्स व्हिच वुड अलाउ द मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट कॉन्टैक्टलेस एंड रिमोट पेमेंट फॉर देयर कस्टमर्स। यस बैंक हैड collaborated with the French payment services company Worldline to launch the new facility। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी एक चीज अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो कॉन्टेक्टलेस आप लोगों की क्या होंगे, पेमेंट्स होंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। SMS Pay will facilitate merchants to accept remote payments on their POS machine and enable their customers to transact safely without leaving the comfort of their homes। मतलब बेसिकली सिर्फ SMS से ही अब आप लोग के क्या हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलेंगे इस बैंक के द्वारा। Through SMS, local merchants and department store could request payment for their customers by entering their contact details in the POS terminal following with an SMS would be triggered to the customer's mobile number instantly with a payment URL link। जैसे सपोज दोस्तों अगर आप लोग किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ सामान खरीदते हो, तो वहां का जो आप लोग को बिलिंग काउंटर से आपके मोबाइल में एसएमएस चला जाएगा, और एसएमएस में आपका एक यूआरएल लिंक रहेगा जो कि डायरेक्टली आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा, और पेमेंट गेटवे से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने बिल का भुगतान वहां पर कर सकते हो। तो ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट, आप लोग अपने घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे आप ऑर्डर दीजिए और यूआरएल के थ्रू आप लोग पेमेंट कर दीजिए। Customer can complete the payment through their domestic debit and credit cards। Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर सेलिब्रेटेड ऑन। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि दोस्तों डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर कब मनाया जाता है। 30th November, 1st December, 2nd December, 3rd December। Here the correct option will be option number A, that is 30th of November। पढ़ लेते हैं। The United Nations recognized day for remembrance of all the victims of chemical welfare on 30th November every since 2005। The day marks a tribute to the victims of chemical warfare as well as the reaffirm of commitment of the organization for the prohibition of chemical weapons to the elimination of the threat of chemical weapons, thereby promoting the goal of peace, security and multilateralism, right। तो यहाँ पर आप लोग को जो ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही होगा दोस्तों कि डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम्स इन केमिकल वॉरफेयर आपका मनाया जाता है हर साल ऑन 30th of November, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखोगे। द हिस्ट्री ऑफ सीरियस एफर्ट्स टू अचीव केमिकल डिसआर्ममेंट and culminated in the conclusion of chemical weapons conviction began more than a century ago। Chemical weapons were used on a massive scale during the World War I, resulting in more than 1 lakh fatalities and 1 million casualties, right। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि क्या है आप लोग की इरडाई है, और इरडाई क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस
सेक्टर की जो सुपरवाइजरी बॉडी है वो आपकी इरडाई है। अगर टेलीकॉम रेगुलेटरी की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि क्या करती है, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर सुपरवाइजरी बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इरडाई का फाउंडेशन ईयर दोस्तों कौन सा है। तो इरडाई का फाउंडेशन ईयर आप लोग का ऑप्शंस है 1997, 1998, 1999, 2000। Here the correct option will be option number C, that is 1999। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग का कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, राइट। और चेयरपर्सन का नाम आप लोग का क्या हो जाएगा, चेयरपर्सन का नाम हो जाएगा सुभाष चंद्र कुंथिया, सुभाष चंद्र कुंतिया। पढ़ लेते हैं एक बार। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडाई ऑन फ्राइडे गेव इन अ प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ भारती एक्सा एंड आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय एक्सा और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का क्या हो रहा है, आप लोग का मर्जर हो रहा है। क्या हो रहा है, मर्जर, जिसको अप्रूवल मिल चुका है कहां से, इरडाई से। बेस्ड ऑन द शेयर एक्सचेंज रेशियो रिकमेंडेशन बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स, shareholders of Bharti AXA will receive 2 shares of ICICI Lombard every 115 shares of Bharti AXA। ठीक है, at present the promoter ICICI Bank Limited holds 51.89% stake of ICICI Lombard, while the rest is with the public. After the proposed deal, the promoter stake will come down to 48.11% upon closing the proposed transaction. The consolidated entity will have a market share of 8.7% on a pro forma basis on the non-life business। तो यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना होगा कि इरडाई ने अभी किसको मर्जर का परमिशन दिया है, तो वो आप लोग का हो जाएगा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एंड भारती एक्सा जनरल। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंटरेस्टेड है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।